हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा 6 वीडियो है जर्नल सीरीज़ का। और मे भी आपको मेरा आवाज़ थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा गला बैठा हुआ है मेरा। सो आई होप दैट वोंट इफेक्ट आवर टीचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और साथ ही में हम कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहला है आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और परचेज ऑफ गुड्स दोनों तो दो चीज़ होता है। लाइक जिस चीज़ में हमारा बिजनेस डील कर रहा है वो हमारा गुड्स हुआ, और जो चीज़ हम रीसेल पर्पज से नहीं खुद के बिजनेस के यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, दोज आर मोस्टली आवर एसेट्स। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगा इसका? लाइक ये तो बहुत ईजी है। एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है, एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है, सो एसेट अकाउंट DR, क्योंकि एसेट जो है बढ़ जाएगा और साथ में हम खरीदने के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे बिजनेस का कैश जो है वो घट जाएगा। तो मतलब एक एसेट घटेगा भी। तो कैश घटता है या एसेट घटता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो द ट्रांजेक्शन विल बी एसेट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन में हम लोग लिख सकते हैं बिंग एसेट परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, चलिए यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अब जब यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का बात हो रहा है, तो क्या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम लोग रोज रोज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम लोग कुछ खरीद लिए, अब अगर हमारे काम का नहीं है या बहुत पुराना हो गया तो हम लोग उसको बेच देते हैं सेकेंड हैंड। तो ये हमारा डेली का बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं है। तो ठीक है, लेकिन अब बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा? बेचेंगे तो हमारे पास कैश तो आएगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्योंकि पैसा तो हमारे पास आ रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, लेकिन ये फिक्स एसेट हमारे पास से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। इसे डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और इसको हम लोग डेबिट करेंगे, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं हम लोग बीइंग एसेट सोल्ड फॉर कैश। हम लोग पैसा लिए और अपना एसेट बेच दिए। चलिए, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, चलो ठीक है, हम लोग डेली लाइफ में प्रॉफिट वर्ड बोल देते हैं, बट अब आप बताओ क्या यहाँ पे प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसेट बेचना हमारा रोज का तो काम नहीं है, हम लोग सेकंड हैंड गुड्स तो सेल नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बस जो हम लोग यूज़ करते थे, कभी हम लोग का काम हो गया तो हम लोग उसको बेच दिए। तो जनरली यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये एक्चुअली में यहाँ पे किसका बात हो रहा है, गेन का, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ठीक है, चलिए इसका भी एंट्री देख लेते हैं। तो जब भी हम लोग सेल करेंगे थोड़ा गेन पे, तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश तो आएगा ही आएगा, कैश अकाउंट DR, और बदले में हमारा एसेट चला जाएगा, तो टू एसेट अकाउंट। और क्या होगा, अब मान लो हमारे पास कैश आ रहा है फॉर एग्जांपल 50,000, और एसेट जो है हमारा है 45,000 का ही। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि बाकी 5,000 जो बच रहा है, वो 5,000 क्या है, हमारे हमारे लिए वो एक गेन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और जो भी इनकम और गेन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। तो टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा 5,000। तो अब आप देख सकते हो कि आपके दोनों साइड जो है बराबर हो गया। ठीक है, सो आई बिलीव इस ट्रांजेक्शन में भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अगेन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हम लोग का जो बुक वैल्यू है हम लोग उससे भी कम में बेच रहे हैं। तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, जनरली लॉस या एक्सपेंस हम लोग डेबिट करते हैं, इंक्रीज इन लॉस या इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो वही करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमारे पास कैश तो आएगा, कैश अकाउंट DR, मान लो हमारे पास 45,000 आ रहा है, और हमारे बुक वैल्यू में, मतलब बुक में टू मशीनरी या टू एसेट जो भी है, एसेट ही लिख लेते हैं, टू एसेट अकाउंट है 50,000। तो अब जो डिफरेंस बच रहा है वो क्या है, हमारे लिए लॉस है, तो लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट DR। तो यहाँ पे 5,000, तो 25 5 50,000, तो फिर से ये बैलेंस हो गया। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज था दैट वाज रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर सेल में हम लोग बोलेंगे क्या, रीसेल, मतलब हम लोग जब सेकंड हैंड बेचते हैं तब जो सेल करते हैं उसका क्या एंट्री होगा। ठीक है, यहाँ पे एसेट हमारे लिए गुड्स नहीं है, ये बात हरदम ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, लाइक आप लोग समझ सकते हो इसको।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और कॉस्ट of constructing a building is added to the asset account itself, that is machine or building itself and not shown separately. तो इसको चलिए एग्जांपल से समझते हैं। लोग एक एसी खरीदते हैं, लाइक एयर कंडीशन। तो हमारा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, एसी मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप लोग फिर एसी अकाउंट में कंफ्यूज हो जाओगे। तो एयर कंडीशन सिस्टम जो है हमारा, तो ये जो है अकाउंट DR2, मान लो हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं टू कैश। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट 48,000 इसका प्राइस है और यहाँ पे भी 48,000 हम लोग लिख देते हैं। तो ये तो हो गया भाई, क्या हम लोग एसी खरीद के ला रहे हैं। बट जब ये एसी खरीद के लाते हैं तो आप सभी को पता है कि घर में जब एसी इंस्टॉल होता है तो क्या होता है, लाइक पूरा दीवार तोड़ा जाता है, पाइप पास करता है, तो मतलब बहुत तरह का एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो जनरली जो भी लेबर होते हैं या इंजीनियर होते हैं इनके, ये लोग क्या है अलग से इसका चार्ज करते हैं। प्लस हो सकता है कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी आपको देना पड़ जाता हो। तो अब वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग इज एडेड टू द एसेट अकाउंट इटसेल्फ। मतलब कि अगर हम इसको अलग से दिखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 कैश, क्या हम लोग फिर से यहाँ पे दिखा सकते हैं, चलो भाई 2,000 हमको अलग से पैसा लग गया। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सो ये वाला जो एंट्री है आपका, दिस एंट्री हैज़ टू बी मर्ज विद द फर्स्ट वन ओनली। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है नोट करने के लिए आपको। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो भी ये एडिशनल कॉस्ट लगा है ये वाला, इसको जो है हम लोग मशीन के कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे। ये तो सिंपल है। तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस इसको हम लोग ये जो अलग से एंट्री लिखे हैं इसको हम लोग डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग अमाउंट को 48,000 के जगह पे सीधा सीधी डायरेक्टली जो है 50,000 लिख देंगे। सो इट विल बी 50,000 और यहाँ पे भी 50,000। बस यही चीज़ तो आपको बोल रहा था। सो इसका नरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, बीइंग एसेट परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, या आप कह सकते हो इंस्टॉलेशन कॉस्ट एडेड टू एसेट ओनली। तो जो भी आप लिखो, लिख इंस्टॉलेशन कॉस्ट एडेड टू एसेट। ठीक है, बस। तो ये भी आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक मिसलेनियस एंट्री दिया हुआ है दैट इज रिगार्डिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये सन्ड्री क्या होता है? तो सन्ड्री कुछ नहीं, सन्ड्री मीन जस्ट एक कलेक्शन ऑफ छोटा छोटा, मतलब अलग अलग पार्ट में जो चीज़ होता है ना उसका बहुत सारा एक कलेक्शन करके हम लोग एक बड़े ग्रुप में कर लेते हैं। सो अब मान लो छोटा छोटा बहुत सारा कॉस्ट है, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। तो इस तरह से हम लोग जोड़ के एक अच्छा अमाउंट जो होता है लाइक 1,000 रुपया जब पूर गया तो उसको हम लोग क्या पास कर देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 कैश। अब मान लो टोटल 50, 100 इस तरह करते करते 1,000 हो गया है, तो यहाँ पे वही 1,000 लिखा जाएगा। तो सारे कॉस्ट को हम लोग जोड़ के एक में कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सन्ड्री। तो नॉट ओनली एक्सपेंसेस, लाइक कलेक्शन ऑफ डेटर्स रहेंगे, कलेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स रहेंगे, तो वहाँ पे भी ये वर्ड आएगा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा, अभी तो हम लोग जो भी परचेज और सेल ऑफ मशीनरी किए तो वो क्या था, कैश में था। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग मशीन को जो परचेज कर रहे हैं वो भी क्रेडिट पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका क्या एंट्री होगा, लिख लेते हैं। मशीनरी क्योंकि हमारा ऑब्वियसली एसेट है, परचेज्ड फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। है कोई गुप्ता ट्रेडर्स, उससे हम लोग ये मशीनरी खरीदते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, आप क्लियरली देख सकते हो कि मशीनरी जो कि हमारा एसेट है परचेज फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, कैश का बात है नहीं और मिस्टर गुप्ता का नाम दे दिया है, तो ऑब्वियसली ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो इसका हम लोग एंट्री क्या करेंगे, मशीन तो आएगा हमारे पास, मशीनरी अकाउंट DR। तो मशीनरी अकाउंट DR भी होगा क्योंकि मशीन तो आ रहा है, बट क्या बदले में हम कैश पे कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो अब बहुत लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है सर उधार पे ले रहे हैं तो चलो यहाँ पे क्रेडिटर लिख दो। बट भाई क्रेडिटर क्या होता है, उससे हम लोग अपना बिजनेस का रीसेलिंग के लिए जो सामान होता है ना, गुड्स जिसको बोलते हैं, वो खरीदते हैं, मशीन और फिक्स एसेट नहीं खरीदते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक अलग वर्ड यूज करेंगे एंड विल कॉल इट एज वेंडर, वेंडर अकाउंट। एक यहाँ पे क्या है, हमारे केस में गुप्ता ट्रेडर्स नाम दे दिया है,
तो यहाँ पे टू गुप्ता ट्रेडर्स भी हम लोग लिख देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ये गुप्ता ट्रेडर्स का नाम नहीं रहता तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली लिखते हैं मैसनरी अकाउंट डी आर टू वेंडर अकाउंट। अब जो भी अमाउंट है यहाँ पे मान लो 50,000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग मैसनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम वेंडर, जो भी नाम है मतलब गुप्ता ट्रेडर्स। ठीक है, सो आई बिलीव ये भी आप लोग को अब समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन वेंडर और क्रेडिटर। एक जब भी परचेज ऑफ गुड्स हो रहा है तो विल यूज क्रेडिटर, और जब भी परचेज ऑफ फिक्स एसेट हो रहा है तो विल बी यूजिंग वेंडर। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। चलिए, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, दीज आर सम बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको भी समझ ही लेते हैं क्या है ये। तो ये तो एक्चुअली देखो बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, मतलब ये तो ऑलरेडी आपको, आप अगर यहाँ तक पढ़े हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तो आई थिंक ये सब आपको ऑलरेडी आता होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो क्या होगा भाई, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और हमारे ड्रॉवर से कैश निकल के चला जाएगा, कैश घट जाएगा बिजनेस में। तो क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। मान लो 10,000 रुपये हम लोग डिपॉजिट करते हैं, तो वही अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 10,000। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश विड्रॉन। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कैश विड्रॉन बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो सिंपली कैश विड्रॉन का मतलब क्या होता है, बैंक से पैसा निकाल लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कैश आ जाएगा, लाइक कैश अकाउंट डी आर, और हमारे बैंक में पैसा घट जाएगा तो बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा। ठीक है, हाँ अब ये वाला पॉइंट देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे अब स्पेसिफाई किया है कि भाई ये पर्सनल यूज के लिए ही पैसा निकाल रहा है। तो अब क्या एंट्री हो जाएगा, तो अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। अब क्या है, हमारे बिजनेस में कैश नहीं आ रहा है, कैश हम लोग अपने पॉकेट में लेके अपने घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया, अगेन अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर। अब हम लोग क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली बाय चेक कर रहे हैं, नाम दिया हुआ है। तो अब क्या है, हमारा क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी तो हमारा कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब डेबिट। तो चलो भाई, सोनू अकाउंट डी आर टू, अब यहाँ पे बैंक होगा। बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना, यहाँ पे चेक लिख देते हैं, चेक नहीं होगा, चेक तो दे रहे हैं बट पैसा कहाँ से कटेगा, बैंक से ही तो कटेगा ना। तो सोनू अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हाँ नरेशन में लिख सकते हो आप, बीइंग पेमेंट टू सोनू डन बाय इशू ऑफ चेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू ए क्रेडिटर। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा ट्विस्ट है, लाइक ये जो ड्राफ्ट वर्ड आप देख रहे हो, ड्राफ्ट क्या होता है, ये जस्ट लाइक चेक तो नहीं होता है, बट हाँ वही चीज़ होता है, मतलब ड्राफ्ट हम लोग को बैंक में जाके बनवाना पड़ता है। तो अब अलग से बैंक में जाके ड्राफ्ट बनवाएंगे तो बैंक इसका कुछ चार्जेस लेता है, बट नॉमिनल 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जैसा अमाउंट रहा उसका कुछ चार्ज लेता है। तो वो चार्ज भी तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा ना। तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, और साथ में क्या हो रहा है, लाइक हमारे बैंक से कितना पैसा कटेगा। अब सपोज करो क्रेडिटर को हम लोग दे रहे हैं 1,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़, बट बैंक वाले को चार्ज ले रहे हैं, मान लो 100 रुपया ले रहे हैं, तो अब वो तो हमारे बैंक से कटेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या है, बैंक वाले हमसे चार्ज ले रहे हैं, मतलब हमारे लिए वो एक्सपेंस है, और हमारे लिए वो एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली हमारे लिए, मतलब एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, एंड द अमाउंट विल बी, सपोज करो 10,100 रुपया हमारे बैंक से कटा, तो जो नहीं दिख रहा है उसको भी लिखना पड़ेगा एक्सपेंसेस, लाइक बैंक चार्जेस या ड्राफ्ट चार्जेस, जो भी लिखेंगे, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डी आर 100 रुपीज़। तो अगेन ये ट्रांजेक्शन हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ पे क्या नरेशन हो जाएगा, बीइंग पेमेंट मेड टू creditor by draft and bank charges paid for making draft। हो गया, सिंपल है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, दैट इज सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सब बाय चेक।
तो क्या करना है अपने को यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। जो भी एक्सपेंसेस है, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, तो सैलरी अकाउंट डी आर, या मान लो आपका रेंट है तो कुछ भी है, सैलरी रेंट जो भी है। तो एक्चुअली मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जगह थोड़ा सा कम है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस ही लिख देता हूँ, लाइक एक्सपेंसेस अकाउंट डी आर, और टू चेक हो रहा है तो ऑब्वियसली टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, और बैंक हमारा, बैंक से पैसा निकल रहा है, पैसा घट रहा है, एसेट घट रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं, सिंपल। उसके बाद क्या है, बैंक चार्जेस। अब जैसे कि इंटरेस्ट मिलता है तो कहाँ मिलता है, हमारे अकाउंट में ही मिलता है। उसी तरह चार्जेस कटेगा तो कहाँ कटेगा, हमारे अकाउंट से ही कटेगा। अब बैंक चार्जेस अपने आप में क्या है, एक खर्चा ही है हमारे लिए, तो सिंपल है, बैंक चार्जेस अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा, मान लो 100 रुपया, 50 रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। चेक रिसीट फ्रॉम डेटर, जिसका क्या नाम मोनू है, एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। मतलब मोनू एक डेटर है, वो हमारे पास आया, चेक दे दिया, और हम लोगों ने सेम डे ही उसको बैंक में जमा भी कर दिया। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, लाइक चेक आ रहा है तो हम लोग जो करते हैं वही करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, हाँ भाई चेक आ रहा है तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डी आर। और क्रेडिटर का वैल्यू, सॉरी डेटर, डेटर है ना, हाँ, डेटर का वैल्यू हमारा घट रहा है, मतलब डेटर अब खत्म हो जा रहा है, तो टू मोनू अकाउंट, मोनू या डेटर जो लिखो आप, तो जो भी अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। लेकिन ये जो नीचे में दूसरा क्वेश्चन है, आप देखो ये एकदम सिमिलर है, ऐसा ही, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या बोल रहा है कि चेक और डिमांड, सॉरी चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम डेटर मोनू एंड नॉट डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे। मतलब कि चेक या ड्राफ्ट जो भी आया ना, ये लोग सेम डे जमा नहीं किए, बल्कि मे बी 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जितना दिन बाद होगा वो लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जाके बाद में जमा किए। तो क्या वैसे में यहाँ पे अब क्या एंट्री होगा, तो अब ऐसे में क्या होगा कि सेम डे अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो उसको हम लोग आज बैंक तो नहीं दिखा सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे दिखाएंगे कि हमारे पास आ रहा है कैश टू, सॉरी टू मोहन अकाउंट, और मान लो अमाउंट है 1,000। तो अभी हम लोग इसको क्या किए, एज ए कैश ट्रीट कर दिए। और ये मान लो आज डेट है फॉर एग्जांपल 22, तो 22 के डेट पे हम लोग इसका एंट्री कर दिए। और उसके बाद अब क्या है, जिस दिन हम लोग इसको, इस चेक को जमा करेंगे बैंक में, सपोज करो हम इसको बैंक में जमा करेंगे ऑन 30 लाइक महीने के आखिरी दिन को जाके हम लोग सारा चेक जमा करते हैं। तो अब इस दिन हम लोग जो है बैंक में चेक जमा किए, तो ये तो अगला डेट हो गया, तो इसका तो ऑब्वियसली सेपरेट एंट्री होगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अमाउंट वही है, चेक वही है, लेकिन अब लिखने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे बदल रहा है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, आई होप ये भी समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि डेट यहाँ पे चेंज हो रहा है। एंड जर्नल आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीरियल ऑर्डर, तो डेट आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। चलिए, अभी लास्ट क्या है, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड फ्रॉम मोनू। तो अब जो ये मोनू डेटर है हमारा, ये चेक तो दे दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ये चेक जो है हमारा क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। मतलब मोनू के अकाउंट में इतना पैसा था ही नहीं कि हमको पेमेंट हो सकता था। तो अब इस डिसऑनर का क्या एंट्री होगा, चलिए देख लेते हैं। तो अब डिसऑनर का मतलब क्या हुआ कि हम अभी तक क्या मान के चल रहे थे कि हम लोग जो है मोहन से पैसा ले लिए हैं, और मोहन अब मोहन अब हमारा डेटर नहीं है। ठीक है, मतलब डेटर को हम खत्म कर देते थे और हम उतना पैसा, उतना एसेट अपने पास दिखा रहे थे। बट क्योंकि अब चेक जो है डिसऑनर हो गया है, तो अब क्या होगा कि हमें पैसा तो नहीं मिला, तो ऑब्वियसली हमें एक रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा, ऑब्वियसली हम मान के चलेंगे कि मोनू इज बैक, लाइक मोनू या फिर डेटर अकाउंट जो भी होगा, डेबिट, और जो पैसा को कि अभी हम लोग दिखा रहे थे कि हम लोग बैंक में डाल चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे फिर से बैंक से घटा देंगे टू बैंक अकाउंट। लेट द अमाउंट बी 1,000 ओनली। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन में क्या लिखना होगा, बिंग डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, बस सिंपल तो है। सो आई बिलीव ये सारे एंट्रीज आप सभी को अब क्लियर होगा। और देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये सब कुछ इतना भी इजीली नहीं आपको समझ में आने वाला है जितना इजीली मैं बोल दे रहा हूँ, दैट इज ऑब्वियस। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो टेंशन लेने का कुछ नहीं है, इट्स ए लैंग्वेज, इट्स ए न्यू लैंग्वेज दैट यू ऑल आर लर्निंग। तो एक दिन में थोड़ी ना बोलना सीख जाओगे, समय लगेगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इसको समझने का, इसको सीखने का, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, सो अगर आज का वीडियो समझ में आया, कंटेंट यूजफुल लगा,
Please like this video, subscribe my channel, and also share it among your friends. Thank you and thanks for watching. Also, I'd like to say just keep practicing and keep learning. Thank you.